आज का वीडियो हम लोग देखेंगे MP3 वीडियो में। आज का वीडियो हम लोगों का रहेगा, देखिए यह MP3 वीडियो प्यारे दोस्तों, आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी को लगातार जारी रख सकते हैं। देखिए इस वीडियो में आज हम लोग MCQ देखेंगे, जो जल के अवशोषण की क्रिया में जो है MCQ बन रहा है, उसको थोड़ा सा शार्ट वीडियो छोटा सा देख लेते हैं। रसारोहण के संबंध में जैव शक्तिवाद वाइटल फोर्स थ्योरी की धारणा का विरोध करने वाले कौन से वैज्ञानिक थे प्यारे दोस्तों? जो आपको बताया था, स्ट्रासबर्गर ने कहा कि जो वाइटल फोर्स थ्योरी है, स्ट्रासबर्गर ने क्या कहा कि यह असत्य है, क्योंकि नॉन लिविंग सेल्स भी इस प्रकार की क्रिया कर सकती हैं जितना वाइटल फोर्स करता है। गार्डलेवस्की के अनुसार जल का अवशोषण होता है, किसके द्वारा होता है? गार्डलेवस्की, हमने पहले बताया वाइटल फोर्स थ्योरी में पहला सिद्धांत उन्होंने दिया कि काष्ठ मृदुतक और मध्य किरणें मेडुलरी रे की जीवित कोशिकाओं द्वारा पराशरण दाव के द्वारा जल जो है ऊपर चढ़ता है, पौधे में ऊपर चढ़ता है। उन्होंने काष्ठ मृदुतक और मेडुलरी रे के द्वारा जल का ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया को बताया। अगला क्वेश्चन है, मतलब गार्डलेवस्की भी क्या थे? वाइटल फोर्स थ्योरी के सिद्धांत दिए थे। जल के संसर्जन बल क्वेश्चन फोर्स ऑफ वाटर का तात्पर्य है। जल के संसर्जन बल मतलब होता क्या? जल के अणुओं के बीच परस्पर आकर्षण। संसर्जन मीन्स एक ही समान अणुओं के बीच, जैसे जल के अणुओं के बीच जो बल आकर्षण बल होता है वह बल संसर्जन बल कहलाता है प्यारे दोस्तों। इस बल के द्वारा पौधों में जो गति होती है उसे संसर्जन बल कहते हैं। जल में जो खिंचाव उत्पन्न होता है संसर्जन बल कहते हैं प्यारे दोस्तों। मतलब एक ही प्रकार के अणुओं में। आसंजन में क्या होता है? एक जल होगा, एक दूसरे प्रकार का अणु होगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना। पौधों में पानी ऊपर चढ़ता है जाइलम वाहिकाओं की गुहाओं से पौधों में पानी ऊपर चढ़ता है प्यारे दोस्तों। निम्न में से कौन सा ऊपर रसारोहण से संबंधित है? जाइलम जो प्यारा रसारोहण से संबंधित है प्यारे, ध्यान दीजिएगा। डिक्सन था जौली के मत के अनुसार के प्रमुख लक्षण हैं। डिक्सन जौली के मत के प्रमुख लक्षण क्या है? जल संसर्जन, वाष्पोसर्जनाकर्षण और जल आसंजन। ये 3 डिक्सन जौली के सिद्धांत से शामिल है। मत के अनुसार 3 सिद्धांत है: जल संसर्जन, जल आसंजन और वाष्पोसर्जनकर्षण की प्रक्रिया उन्होंने दिया था। तो ये भौतिक शक्तिवाद था। डिक्सन जौली जो मत दिए थे भौतिक शक्तिवाद की क्रिया दिए थे। मूल दाब था एक जैविक शक्तिवाद था ना रसारोहण में। रसारोहण के संबंध में निम्न में से किसने पहले अपना मत दिया? रसारोहण के संबंध में निम्न में किस वैज्ञानिक ने अपना मत पहले दिया था? रसारोहण के संबंध में सबसे पहले वैज्ञानिक वेस्टरमीयर ने दिया था। किसने दिया था? कि गार्डलेवस्की। अरे दोस्तों, रसारोहण के संबंध में पहले वैज्ञानिक थे स्टीफन हेल्स। सबसे पहले स्टीफन हेल्स ने अपना मत दिया था प्यारे दोस्तों। उन्होंने 18वीं शताब्दी में पौधों के पानी पोषक तत्वों के ऊपर की ओर संचरण के बारे में प्रयोग द्वारा निष्कर्ष निकाला था। जड़ों में दबाव के द्वारा, रूट प्रेशर के द्वारा उन्होंने रसारोहण को सिद्ध किया था स्टीफन हेल्स प्यारे दोस्तों। मूल दाब अधिक होता है जब, मूल दाब कब अत्यधिक होता है? मूल दाब कब अत्यधिक होता है, इसकी बात हम लोग करते हैं। देखिए मूल दाब कब अधिक होता है? जब वाष्पोसर्जन कम होगा, और अवशोषण बहुत अधिक हो जाए। तो अवशोषण बहुत अधिक होता, मूल दाब क्या होगा? अधिक होगा। वाष्पोसर्जन कम होगा तब, और वाष्पोसर्जन कम, अवशोषण बहुत अधिक होता है तो मूल दाब अधिक होगा। मतलब समझ गए प्यारे दोस्तों? वाष्पोसर्जन कम होगा और अवशोषण बहुत अधिक होगा तो क्या होगा? मूल दाब अधिक होगा। ऊंचे वृक्षों में जाइलम से होता हुआ पानी ऊपर चढ़ता है वाष्पोसर्जनाकर्षण तथा जल के संसर्जन बल के कारण। वाष्पोसर्जनाकर्षण तथा जल के संसर्जन बल के कारण जो है वृक्षों की ऊंचाई तक पानी चढ़ता है। वृक्षों में ऊंचाई तक पानी चढ़ता है सब प्यारे दोस्तों। सर जेसी बोस 1923 के मतानुसार रसारोहण की क्रिया होती है अंतः त्वचा की कोशिकाओं में स्पंदन क्रिया के कारण। सर जेसी बोस ने बताया कि अंतः त्वचा की कोशिकाओं में स्पंदन क्रिया के द्वारा एंडोडर्मिस सेल में जो वाइटल फोर्स थ्योरी उन्होंने दिया था, एंडोडर्मिस सेल की कोशिकाओं में अंतः स्पंदन के कारण जो होता है जलों का में मतलब क्या होता है? पौधों में रसारोहण की क्रिया होती है। किसने बताया था? सर जेसी बोस ने क्या कहा था? एंडोस्पर्म की कोशिकाओं में। निम्न में से कौन सा पौधा पहले मर जाएगा? वलिद, गर्डल आप कर दो किसी पौधे में तो वह सबसे पहले मर जाएगा। आप चाहे बीच में खोखला तना कर दो, एक पत्ती विहीन कर दो, पुष्प विहीन कर दो, लेकिन अगर आप गर्डल कर दिए, बगल सब जाइलम फ्लोएम को काट दिए तो क्या होगा? वह पौधा जल्दी मर जाएगा। वलयित गर्डल कर देंगे तो वो पौधा जल्दी खत्म हो जाएगा। गन्ने या मक्का के तने द्वारा वलय प्रयोग का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता क्योंकि इनमें
गन्ने तथा मक्का के तने द्वारा बलय प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि संवहन मंडल बिखरे रहते हैं। क्योंकि गन्ने मक्का के तने में संवहन मंडल जो होते हैं बिखरे होते हैं प्यारे दोस्तों, आप उसमें जो है गर्डल क्रिया नहीं कर सकते हैं, उसमें गर्डल क्रिया आप कर ही नहीं सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मूल दाब शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में किस वैज्ञानिक ने किया था? स्टीफन हेल्स ने 1727 ईस्वी में प्यारे दोस्तों। मूल दाब शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया था? स्टीफन हेल्स ने। मूल दाब शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? स्टीफन हेल्स ने 1727 ईस्वी में किया था प्यारे दोस्तों। तो मूल दाब को नापने वाला यंत्र हमने बताया था आपको, मूल दाब को नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? मैनोमीटर। क्या कहते हैं? मैनोमीटर। ठीक है, प्रिस्टले ने, स्टीफन हेल्स ने किया था। पौधों में गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जल के ऊपर चढ़ने की क्रिया निम्न में से किस प्रक्रिया पर निर्भर करता है? वाष्पोत्सर्जन। पौधों में गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जल के ऊपर चढ़ने की क्रिया निम्न में से किस प्रक्रिया पर निर्भर करता है? वाष्पोत्सर्जन पर निर्भर करता है प्यारे दोस्तों। जड़ों में जीवित कोशिकाओं में हो रही उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न दाब को कहते हैं मूल दाब कहते हैं। जड़ों में जीवित कोशिकाओं में हो रही उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न दाब को क्या कहते हैं? मूल दाब कहते हैं प्यारे दोस्तों। कोई पौधा मुरझा जाएगा या जाइलम को अवरुद्ध कर दिया जाए, कि फ्लोएम को अवरुद्ध कर दिया होगा तब मुरझाएगा प्यारे दोस्तों। जाइलम को अवरुद्ध किया जाएगा तब मुरझाएगा प्यारे दोस्तों। पहले सबसे पहले जाइलम को, कोई पौधा मुरझा जाएगा यदि जाइलम को अवरुद्ध कर दिया जाए। जाइलम को क्या कर दिया जाए? अवरुद्ध कर दिया जाए तो सबसे पहले मुरझाएगा। क्यों? क्योंकि पानी नहीं जाएगा तो और क्रियाएं बंद हो जाएंगी प्यारे दोस्तों। जल के कोशिका भित्ति से होकर स्वतंत्र रूप से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाने को क्या कहते हैं? एपोप्लास्ट कहते हैं। जल के कोशिका भित्ति, जहाँ सेल वाल की बात आ जाए प्यारे दोस्तों, वहाँ पे एपोप्लास्ट होता है। और सिम्प्लास्ट कहाँ होता है? जहाँ पे साइटोप्लाज्म और डिस्मोसोम आते हैं। जहाँ पे साइटोप्लाज्म और डिस्मोसोम आते हैं वहाँ सिम्प्लास्ट कहते हैं। ये जीवित सेल, जो जीवित सेल है, जबकि एपोप्लास्ट में कैसी सेल होती हैं? नॉन लिविंग सेल्स होती हैं प्यारे दोस्तों। सेल वाल होता है। तो ऐसी कोशिका स्वतंत्र रूप से कोशिका दूसरी कोशिका में जल का गमन क्या है? एपोप्लास्ट कहलाता है प्यारे दोस्तों। सिम्प्लास्ट में क्या करता है? सिम्प्लास्ट में साइटोप्लाज्म होता है। प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा जल जो संश्लेषण की क्रिया होती है, वो क्रिया जो होती है सिम्प्लास्ट में होता है। एपोप्लास्ट में कोशिका भित्ति सेल वाल से। इतना ध्यान दीजिए, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं प्यारे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय प्यारे दोस्तों। एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।